नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एक ऐसी अरेस्टिंग जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। उधर पाकिस्तान में पहलगाम में शामिल आतंकवादी अज्ञात गनमैन का शिकार हो गया है, लेकिन कोलकाता के बीचों-बीच बैठा ये शख्स भारत की बेहद गोपनीय संवेदनशील जानकारी सरहद पार पाकिस्तान भेज रहा था। और एनआईए ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कोलकाता के जफर रियाज उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया है। देश के खिलाफ साजिश, जासूसी और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क। आखिर कैसे कोलकाता में बैठ करके ये खेल खेला जा रहा था और इस नेटवर्क के तार कहाँ जुड़े हुए हैं, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अगेन कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपको सारे दर्शकों को भी। सर, कोलकाता में पिछले कुछ समय से ऐसे कई स्लीपर सेल्स और जासूसी नेटवर्क पकड़े गए हैं और इस गिरफ्तारी को आप सुरक्षा के लिहाज से कितना गंभीर मानते हैं, क्योंकि ये तो भारत में सिम खरीद करके पाकिस्तान भेज रहा था। सर मैडम, आपको याद होगा पिछले महीने इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उनका एक बयान आया था, अब सीधे हम कलकत्ता पे अटैक करेंगे। आज के दिन में इस वार्ता का पीछे का कारण सामने आ गया सबके पास। कलकत्ता क्यों? भारत के 3,500 किलोमीटर दूर से वो अटैक करेंगे कलकत्ता। उनके पास नजदीक तो और बहुत सारे शहर है भारत के। अब देखिए कलकत्ता में कलकत्ता क्यों, पूरा पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल की जो राजनीति चली, जो टीएमसी के राजनीति था, एक विशेष वर्ग को यहाँ पे जिस तरीके से बना दिया गया, आप देखिएगा पिछले 6 महीने में कोई भी दर्शक फुल सर्च करके पता कर सकते हैं पिछले 6 महीने में कितने ऐसे जाफरियर्स पकड़े गए। कभी आके आसाम एसटीएफ पकड़ते हैं, कभी यूपी एसटीएफ आके पकड़ते हैं, कभी तेलंगाना के एसटीएफ पकड़ते हैं। यहाँ पे साजिश होती है कैसे एक जेल के अंदर, कुछ दिन पहले जेल के अंदर से आसाम एसटीएफ 5 ऐसे जाफरियर्स को पकड़ के ले गए और उनके पास मोबाइल वगैरह सब कुछ मिलता है और वो बैठ के वो साजिश बना रहे हैं अंसारुल बांग्ला का। कि पश्चिम बंगाली क्यों इतना क्या कहते हैं, इतना फर्टाइल लैंड जो है, यहाँ से कैसे जो है सारे ऐसे तत्व बनते हैं या उग जाते हैं। मैडम, इसके पीछे ये राजनीति जो हुई 15 साल में, देश को टुकड़े करने का, अलग पश्चिम बंगाल क्या ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, इसका यही आप रिजल्ट मिलने में है। ये आदमी जफर रियाज कोई ऐसा नहीं है जो 15 महीना, 1 साल, 2 साल से कलकत्ता में है। इनके बचपन कलकत्ता में ये पले बड़े। इनके फादर कलकत्ता के ही है, लेकिन मदर थे पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये बचपन से जो है इसका पढ़ाई लिखाई सब पाकिस्तान में हुआ, लेकिन कलकत्ता आते जाते थे। फिर बाद में इनको 2002 में इनको पकड़े गए पंजाब बॉर्डर के पास से जासूसी करते हुए। और फिर हमारे कानून के मुताबिक ये 15 साल के बाद, मतलब 2017 में इस रिहा हुए। उसके बाद ये सीधा कलकत्ता का आपके अपना जगह बना दिया। इंटली में इनका एक जूते का कारखाना है। कारखाना क्या, जूते मतलब रिपेयर का कुछ कारखाना होगा। यहाँ पे तो पंक्चर वाले को भी बड़ा टायर कंपनी बताते हैं हमारे देश में, तो वही होगा, इससे ज्यादा इन लोगों का औकात नहीं है। और कुछ साल पहले इनकी बीवी जो है एक्चुअली
जो पाकिस्तानी है, इनके 2 बच्चे हैं, उन सबको ये पाकिस्तान छोड़ के आए थे करीब 4 साल पहले। कोविड से थोड़ी 1 आध साल पहले। तो इसके लिंक पाकिस्तान के साथ शुरू से थी, ऐसा नहीं है जो आज पता चला। एक दूसरे बात, रिहा होने के बाद इनका एक्टिविटी जो रेडर में अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास आए, वो है दिल्ली, पंजाब, पठानकोट, इस सब एरिया में इनका मूवमेंट काफी दिखा गया। फिर इन्होंने क्या किया, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान में जाके सेटल होना, तो ये वहां के नागरिक होने के लिए काफी दरखास्त दिए थे, और फिर ये आईएसआई का हैंडलर बन गए। आईएसआई के हैंडलर इसीलिए बना क्योंकि इनको ये काम दिया गया, जो आपको नागरिकता मिलेगी पाकिस्तान का, आप अगर हमारे लिए ये काम करो। क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ के जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, जो आर्मी डिप्लॉयमेंट होता है, जो भी है, वो सारे आप इनका पता करो, और हमारे लिए आप कलकत्ता से इंडियन सिम कार्ड मुहैया करो। उससे क्या होगा, उसके ये होगा कि ये सिम कार्ड यहाँ से एक्टिवेट होता है जाफर रियाज के नाम पे, और ये लोग को तो बहुत सारे नाम, मतलब कितने नाम होते हैं तो कुछ पता नहीं है, और इनके साथ कितने एसेट्स होता है। देखिए, हैंडलर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसके पीछे पता चलेगा मैडम बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो नेटवर्क सिर्फ वेस्ट बंगाल में है कि पूरा देश में है, वो इस वक्त हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन जरूर होगी नेटवर्क, उसके बिना ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे सिम कार्ड लिए और यहाँ से एक्टिवेट करके वहां पे नंबर भेजी, और वहां से जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया गया। तो व्हाट्सएप का जो ओटीपी आता था, वो आता था इनकी फोन का, इनके पास, वो शेयर करते थे और वहां से व्हाट्सएप चालू हो जाते थे। और इस व्हाट्सएप में क्या ऑब्जेक्टिव किया था, इस व्हाट्सएप में बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वहां पे सुंदर लड़कियों का फोटो दे करके एक ऐसा कुछ माहौल जहां पे हनी ट्रैप बनाया जाए, आर्मी ऑफिसर या डिफेंस जो हमारे लोग हैं उनके लिए, सो दैट इन लोगों को भी अपना ब्लैकमेल शुरू किया जाए। अब बताइए, एक ही दिन 2 बड़े घटना होते हैं, और एक होता है पीओके में और एक होता है कलकत्ता में। अब बताइए, पीओके में जो पुलवामा का मेन जो मास्टरमाइंड थे, पुलवामा के कांड जो हुआ था जहां पे हमारे 40 जवान को वीर गति प्राप्त हुए थे, उनका जो मास्टरमाइंड, उसको किसने मारा? हमें तो मारा नहीं, भारत में तो ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, पॉलिसी नहीं है। और साथ में वहीं पे 2 घंटा 3 घंटे का, 2 या 2.5 घंटे के बीच ये पता चला एनआईए इसको अपना हिरासत में, और जाफर रियाज के पीछे एनआईए पिछले 2 महीने से इसका मूवमेंट, इसका सारी चीज एनआईए के रैडर में रहा। किनके साथ बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये किसके साथ मिल रहा है। तो जैसे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक खुफिया एजेंसी जैसे काम करते हैं, वैसे ही फिर जब 100% ये कंफर्म्ड हो गया कि बहुत बड़ा हैंडलर है, और इनका तार एक तरफ पाकिस्तान में भी कहा, लाहौर, मैं आपको बताता हूँ, लाहौर, इधर कलकत्ता, और आपके दूसरा पड़ोसी जो है, जो हमेशा जो है, जिनको ख्वाहिश है जो पश्चिम बंगाल को एक अलग देश बनाने की, बांग्ला का एक अलग देश बनाने का, वो जमात एलिमेंट के साथ पूरा ट्रायंगुलर कनेक्शन है जी। और इस ट्रायंगुलर कनेक्शन में ये सारे, आप अगर एक सीधा लाइन खींचिएगा लाहौर से ढाका, उसके अंदर जो जो मेन जगह पे आप पिछले दिन हिंसा
वायलेंस, राइट या जो भी है, नाराबाजी जो जिनके चलते सरकार के लिए, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर। जी। तो मैडम ये एक बहुत बड़ा मछली है जो फंसा। जफर रियाज जैसे लोग लोकल लेवल पर कैसे इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचे रहते हैं? क्या ये किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा भी हो सकते हैं? बिल्कुल 100% सिंडिकेट तो है ही है। कलकत्ता ही क्यों मैडम, कलकत्ता से क्यों लश्कर के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, क्यों कश्मीर से आए हुए कैनिंग में पकड़े जाते हैं, क्यों कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास 30 किलोमीटर का रेडियस में पकड़े जाते हैं ये लोग? इसके मतलब यहाँ पे इन लोगों का कुछ खाने पीने के रहने का कुछ तो संस्थान होगा, कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर जो है किसी का आशीर्वाद रहा होगा, जो सोचता है ये हमारा, हमारे लिए तो ये बिल्कुल जन्नत है। और कुछ लोग तो कलकत्ता के बोलते ही है, जो हम तो यहाँ पे मिनी पाकिस्तान मुझे हमें देखने को मिलता है। तो ये सब जो है, और फिर ऊपर से ये जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो कहना है, जो अभी अब हम सीधा अटैक करेंगे कलकत्ता में, तो कलकत्ता एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया भारत के सुरक्षा के लिए। और हम तो सलाम करते हैं 100 बार हमारे सुरक्षा एजेंसी, जो हमें 100 में से 99 बार हमें बचा लेते हैं। और इनकी जो है योगदान जो है काबिल तारीफ है। लेकिन मैडम मैं सारे दर्शकों को हम ये अपील करेंगे, हम जितने राष्ट्रपति है, हम जो चाहते हैं हम देश को सुरक्षित रखने की, हमें भी इस चीज को बहुत गहरी से सोचना चाहिए जो हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, कौन आ रहा है सोसाइटी में, किनकी जो है थोड़ा संदिग्ध होता है। और ऐसा कुछ भी तत्व किसी के सामने आया, तुरंत जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर करें। हम अपने देश के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। उदय सर, एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पे ये काम कर रहा था, और जो बंगाल की भूगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पे अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा था, या वहाँ का माहौल ऐसा है, जिस तरीके से अब बातें निकल के आ रही हैं अभिषेक बनर्जी की, ममता बनर्जी की, इन लोगों के लिए कितना शोर मचा रहे हैं जमात वाले लोग, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। और जैसे बहुत सालों के बाद हम लोग को पता चला अतीक अहमद का जैसा लश्कर के साथ इनका तार जुड़ा हुआ था, इन लोगों का तार ये जो है, ये जाफर रियाज, ये जहांगीर खान, शेख शाहजहां, काइजर, शौकत मुल्ला, कितने नाम आपको हम गिनाओ, आराबुल, इन लोगों का तार जुड़ा हुआ है। हालांकि इसको भी हुमायूं कबीर, इनको थोड़ा सा नजर अंदाज नहीं कीजिएगा, ये उतना शरीफ नहीं है मैडम, ठीक है, जो अचानक जो है बाबरी मस्जिद के नाम पे ये भीड़ इकट्ठा कर लेते और फिर ढूंढ के आ जाते हैं। तो इन लोग को जो है ये प्लान ये बहुत पुराना, और इनके डॉक्ट्रिन के मुताबिक हमेशा चलते हैं ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। इनको जो पढ़ाया जाता है बड़ी किताब में उसी को मानते हैं, गज़वे हिंद, ये सारे उसी का नतीजा है। तो ये लोग जो है वहां पे देखिए आसाम से बिल्कुल ये लोग को खदेड़ के हेमंत दा ने भगा दिया। अभी शुभेंदु अधिकारी इतना सब कुछ कर रहे हैं बॉर्डर को लेकर के, बल्कि एक 200 एकड़ के जमीन दे दी है पूरा बीएसएफ को, जो आप यहाँ पे पूरा मतलब उस एरिया में, आज मुझे पता चला वहां पे लोकल पुलिस का प्रैक्टिकली कोई कंट्रोल ही नहीं है, कंप्लीट आर्मी और चिकन नेक के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद बॉर्डर में मैंने बताया जो हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये फेंसिंग का काम शुरू हो गया। तो इतना सब करने के बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को इंटेलिजेंस को पता है इन लोगों को जाल कहां तक
फैली हुई है। दूसरी बात मैडम, सबसे बड़ी चीज जो डिजिटल एविडेंस का मतलब क्या हुआ, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जब चलता है या व्हाट्सएप में जो चैट होता है, जो कोई किसी का मान लीजिए फोन रजिस्टर्ड है कलकत्ता में और उसका इस्तेमाल हो रहा है लाहौर में या पीओके में या कहीं पे भी देश के, तो उसमें लोकेशन ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोकेशन तो आपको वही मिलेगा जहां से टावर का सिग्नल जो है आ, उसको दिखाएगा। तो टावर सिग्नल तो दिखाएगा कलकत्ता पे, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे सारे सब कुछ जो है साजिश चल रहा है पाकिस्तान में बैठ के। तो हम लोग ये बहुत सालों से बहुत सारे ये जो जर्नलिस्ट, सांबादिक और जो ये एक वर्ग, सोशल जो काफी सेंसिटिव वर्ग है, ये बोल रहे थे कलकत्ता जो है एक, मतलब क्या कहते हैं आप, असला बारूद के ऊपर बैठे हैं यहाँ के सिचुएशन, और सिचुएशन बनाया गया। ऐसा कभी कलकत्ता था नहीं। पॉलिटिकल राइवलरी लेफ्ट फ्रंट के टाइम में होता था, लेकिन इस टाइप का चीज ऐसे वो कभी नहीं था। लेकिन इसको बनाया गया सोच समझ के, और ये सोच समझ जो है ये 2 साल 5 साल का ऑब्जेक्टिव नहीं होते है, ये प्लान होते हैं अगले 15 साल में कैसे हम क्या करेंगे, क्या होगा, क्या रूपरेखा होगी, क्या इसका डिजाइन होगी, और वो 15 साल के बाद इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हमें अभी से क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारे चीज ऐसे ही होता है। उदय सर देखिए, अभिषेक का बिल्कुल राइट हैंड जहांगीर गायब है इस समय, बिल्कुल पर्दे से गायब है। वो ऐसे लोगों को ही तो पाले हुए थे ना, ऐसे ऐसे लोग पले हुए थे। अभी सड़क पे इनके जीते हुए विधायक बोल रहे हैं ओपनली कि हमको तो सड़क पे निकालना मुश्किल है, हमारे बीवी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो आप सोचिए हम लोगों का क्या हालत है, कितना इतना जूते, गाली और चप्पल पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर। और एक चीज समझ लीजिए मैडम, पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स अलग टाइप का पॉलिटिक्स है। यहाँ पे जिनको मौका देते हैं बहुत सालों तक मौका देता है, लेकिन जब बदलते हैं पूरा इनका नामो निशान मिट जाता। आप देखिए एग्जाम्पल बिल्कुल सामने है। और उससे पहले ममता के राज्य से पहले भी देखिए, एक ही बार पलटा, ममता आई, कुछ सोच के ममता को लेके आए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया। अब देखिए अब जो काम हो रहा है, अब जो शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। अभी देखिए 13 दिन नहीं हुए क्या क्या चीजें कर दी हैं। और ये जो गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, ये भी तभी से हो रही है जब से अमित शाह जी वहां बैठ गए थे चुनाव के चलते, और उसी के बाद से ये सारी गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। तो अमित शाह सिर्फ अपना भाजपा पार्टी के लिए यहाँ पे बैठे नहीं थे मैडम, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे उनका सारे दफ्तर आ गया था यहाँ पे, सिर्फ अकेला अमित शाह जी तो नहीं आए। होम मिनिस्टर जहाँ चलते हैं उनका दफ्तर, और प्रैक्टिकली कलकत्ता में इनकी पूरी दफ्तर जो है आ गया था, न्यू टाउन बोल के एक जगह है वहां पे। और सिर्फ इलेक्शन का मॉनिटरिंग या कार्यकर्ता या बूथ का मॉनिटरिंग ये उनका काम नहीं है मैडम। ये काम है, ये प्रदेश का जो लीडर्स होते हैं, जो यहाँ के राज्य के जो प्रेसिडेंट होता है या सेक्रेटरी होता है, उसके बाद सुनील बंसल जी है, जैसे भूपेंद्र यादव जी है, जैसे अमित मालवीय जी है, ये सारे लोग जो है मिलके वो उस लेवल पे काम करते हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री का काम इससे कई गुना, कम से कम 100 कदम आगे होती है। अब देखिए ना उदय सर, इसकी पाकिस्तानी महिला से इसको पहले प्यार होता है, फिर शादी करता है, मतलब भारत के लिए लगातार गद्दारी कर रहा था। ये जो मैं स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ये इसीलिए दिखा रही हूँ कि क्या ममता बनर्जी सरकार को ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। अब SIR पे इतना शोर मचाया, तब जाके चीजें सामने आ रही हैं। पर ऐसे ऐसे लोग छिपे रहते हैं, इसीलिए तो छिपे रहते हैं। आप देखते जाइए आगे आगे ये सब बहुत। अभी ममता बनर्जी आंख पे पट्टी इसीलिए लगाए थे क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको सत्ता चाहिए,
इनको पावर चाहिए, इनको पैसा चाहिए और इनको अपना भतीजा को यहाँ पे शासन में बैठाना। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव है तो भाड़ में जाए देश, क्या हुआ। और जो अब देखिए हमारे अब जितने भी शपथ ग्रंथ देखिएगा भारत में, कोई भी स्टेट का पुराना वीडियो आर्काइव से निकाल के देखिएगा, सब बोलते हैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेता हूं। ममता बनर्जी पहली बार जब शपथ लिए 2011 में, तो उन्होंने तो ईश्वर के नाम पे शपथ ली थी, ठीक है। और उसके बाद 2021 में उन्होंने अल्लाह के नाम पे शपथ ली थी। तो ये सारे जो है मैडम, अभी बहुत ऐसे साफ सब बोले सब निकलेंगे। अभी ये लोग एक्चुअली क्या है, बहुत लोग भाग रहे हैं मैडम। शुभेंदु आ जाने के बाद अब ये लोग सब छुपे हुए थे, सब स्लीपर सेल, सारे हैंडलर ऐसे सब जो है बना के बैठे हुए थे, अच्छा खासा काम चल रहा था। अभी जो सरकार आई तो ये लोग सब अभी रास्ता ढूंढ रहे कैसे यहाँ से भागा जाए, क्योंकि इनको मालूम है आज नहीं तो कल इनके ऊपर भी गर्दन पे भी तलवार चलेगी। तो जब भागना होता तो घर के बाहर आते हैं, जब बाहर आते हैं तो पता चल जाता है, तब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो ये सबको ट्रैक करते तो उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत लोग आएंगे सामने। अभी तो सिर्फ लिमिटेड डेली जो है, अब सोचिए कोई भी किसी भी दिन पिछले 4 तारीख के बाद से किसी भी दिन का आप न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज चैनल देखिए, दिन भर में करीब 10 से 12 काउंसिलर या तो कोई पंचायत लीडर या नगर निगम के कुछ विधायक अरेस्ट हो रहे हैं। अब तो को लगता है मतलब ये लीडर्स का जो है गिनती करीब 60-70 के ऊपर आ गया। बाकी तो बाकी तो जो है लीडर मैं बता रहा हूँ, बाकी जो है ये जो लोग पकड़े गए पोस्टफुल वायलेंस के चलते, इनके ऊपर पुराना FIR था, पुराना कोई रेप केस का था जो पॉलिटिकल वायलेंस में माना जाता है, ये अलग है मैडम। ये बिल्कुल ये इसका अगर नंबर लीजिएगा तो करीब 800 से 900 होंगे ऐसे पूरा पश्चिम बंगाल में। मैं तो सिर्फ लीडर की गिनती कर रहा हूँ जिसको CBI, ED या और पुलिस ने पकड़े हैं डिफरेंट केसेस में। करीब 50 से 60 के बीच जो है नंबर पहुंच गया, अभी तक हाफ सेंचुरी हो गया। बहुत जल्दी आपको विराट कोहली को देखिएगा सेंचुरी मारते हुए यहाँ पे। सही कह रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हत्या चढ़ा है जफर रियाज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी गोपनीय जानकारियां गुपचुप तरीके से पहुंचा रहा था। NIA ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पेज X पर यह बताया कि पाकिस्तान समर्थित जासूस कोलकाता के जफर रियाज उर्फ रिजवी को एक जासूसी रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये आपने जैसा कहा कि ये वाकई में जो है ये बहुत बड़ी जीत भी है NIA की, है ना। और साथ में मैं मैडम और एक खबर दे देता हूँ जिसमें दर्शकों को काफी इंटरेस्ट है। अभिषेक बनर्जी के बारे में इन्होंने हाई कोर्ट गए थे जो हमें अरेस्ट नहीं किया जाए, तो हाई कोर्ट तो उनको बोला ठीक है 5 दिन का इनको टाइम दिया, उसके दौरान इनको अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये अपना फिर से जो है एक उल्टा गेम पे फंस गए। अभी इनको बाहर जाना तो देश छोड़ के भागना, और कोर्ट के पास जब ऑर्डर जो जजमेंट में ऑर्डर आते हैं जब देश छोड़ के नहीं जा सकते तो इनकी जो दिल्ली के लॉबी जो काम कर रहे थे सारे इन्वेस्टमेंट तो बेकार हो गया। मैंने पहले ही बताया था जिसके एक लॉबी काम कर रहे पुराना इनका जो सांसद है, सारे मिलजुल के ये कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी को कोई सेफ पैसेज मिल जाए ये और इनके पत्नी और बच्ची को, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया।
आप 2 दिन पहले कह ही रहे थे कि इनकी जो फाइल तैयार हो गई है, तो वो बात सामने आ गई। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को अपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।